भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मित्रों। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है फल। इसके पहले हम लोगों ने जड़, तना, पत्ती ये पादप आकारिकी के अंतर्गत पढ़ा है। आज हम इसका अंतिम अध्याय जो है वो फल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है पादप ऊतक, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो मित्रों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हालांकि आपकी नई क्लासेस पीसीएस की 3 बजे से लेकर 6 बजे तक स्टार्ट हो चुकी है। तो जिन लोगों को भी अपनी नई क्लास पढ़नी है, पीसीएस की तैयारी करनी है बेसिक रूट से, वो लोग भारत सिलेक्शन विंग आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, जिसे हम लोग बोलते हैं फल का निर्माण। तो फल के निर्माण के बारे में हम देखें तो इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण ओवरी, जिसे हम लोग अंडाशय बोलते हैं, उससे होता है। ओवरी में यदि परिपक्व भित्ति पाई जाती है, परिपक्व भित्ति पाई जाती है, तो उसे हम लोग फल भित्ति, फल भित्ति या पेरिकार्प, पेरिकार्प कहते हैं। ये जो पेरिकार्प है ये मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है। पेरिकार्प भी आपको 3 प्रकार के दिखाई पड़ेंगे, जिसमें से एक होगा आपका एपिकार्प, दूसरा है आपका मीसोकार्प और तीसरा है आपका एंडोकार्प। एंडोकार्प मित्रों, इसे देखते रहिए, जिसमें आपको फल के निर्माण के बारे में पढ़ाया जा रहा है। बताया गया इसका निर्माण जो है ओवरी से होता है। यदि परिपक्व फल भित्ति पाई जाती है, जिसे हम लोग परिपक्व भित्ति पाई, उसे फल भित्ति बोलते हैं, जो कि मोटी और पतली होती है। पेरिकार्प में 3 चीजें होंगी, एक एपिकार्प होगा, एक मीसोकार्प होगा और एक इंडोकार्प होगा, जिसे हम लोग क्रमशः बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर फल भित्ति कहते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स की बात ही कर रहे हैं, तो ये फ्रूट्स भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न उठता है ये 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो एक है सत्य फल, जिसे हम लोग ट्रू फ्रूट बोलते हैं, और दूसरा है आपका फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट या असत्य फल। या इसी को हम लोग बोलेंगे कूट फल, इसे हम लोग बोलेंगे कूट फल। तो इसका आप लोग जरा फोटो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से, जिसमें आपको फल के निर्माण बताया गया है कि इसका निर्माण अंडाशय से होता है। यदि ओवरी में परिपक्व भित्ति पाई जाती है, जिसे हम लोग फल भित्ति कहते हैं, ये फल भित्ति मोटी और पतली हो सकती है। पेरिकार्प में बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर फल भित्तियां होती हैं।
फल कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों ये दो प्रकार के होते हैं, एक सत्य फल होता है, एक असत्य फल। सत्य फल को इंग्लिश भाषा में ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट, जिसे हम लोग हिंदी भाषा में असत्य फल या कूट फल भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। पढ़ते रहिएगा मित्रों, मन लगा कर। ठीक है, हम लोग यहां पर ट्रू फ्रूट के बारे में देखते हैं। तो जिस फल के निर्माण में केवल अंडाशय भाग ले, केवल अंडाशय भाग ले, ऐसे फलों को हम लोग सत्य फल कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो आप आम को इसके अंतर्गत देख सकते हैं। क्लियर है मित्रों? ये भी सोचिएगा आम का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो आपको ये पता चलेगा मध्य फल वित्ती इसका खाने वाला भाग है। उसके बाद में आपका दूसरा है फॉल्स फॉल्स फ्रूट, जिसे हम लोगों ने बोला था असत्य फल। तो मित्रों अंडाशय के अतिरिक्त, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से, पुष्प के अन्य भाग से, अन्य भाग से अन्य भाग से पुष्प के अन्य भाग से, जैसे पुष्पासन या बाह्य दलपुंज, दलपुंज से फल का निर्माण हो, तो ऐसे फल को हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो इसके यदि आप एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका सेब और नाशपाती आते हैं, सेब और नाशपाती इसके अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों इसके तहत आप लोगों ने दो प्रकार के फ्रूट भी देख लिए, एक है सत्य फल और एक है असत्य फल। ठीक है मित्रों, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। याद रखिएगा आपसे इसमें क्वेश्चन पूछाएगा कौन सा असत्य फल है, कौन सा सत्य फल है। ठीक है, ये सत्य फल का निर्माण किससे होता है, तो आप बताएंगे केवल अंडाशय से होता है। असत्य फल क्या है, तो बोलिए अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से फल का निर्माण हो, जैसे कि पुष्पासन से हो या बाह्य दलपुंज से हो। तो ऐसे फल किसके अंतर्गत आते हैं, फॉल्स फ्रूट। जैसे सेब का निर्माण जो है पुष्पासन से होता है, सेब का निर्माण पुष्पासन से होता है। अब हम आगे की बात करते हैं, तो इसके पहले आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको पढ़ने समझने में आसानी हो। ठीक है मित्रों, अब आगे की बात करते हैं। तो जो फल है इसके तीन भाग हैं। आप कहेंगे कौन से सर? एक है आपका सरस फल, दूसरा है आपका पुंज फल, या इसे को ही हम लोग बोलते हैं समूह फल, और तीसरा जो है वो है आपका कंपोजिट फ्रूट या संयुक्त फल, संयुक्त फल।
सरस फल को हम लोग सिंपल फ्रूट बोलते हैं, सिंपल फ्रूट। वहीं पुंज फल को एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। सरस फल के एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहें, हालांकि भी अब हम आपको परिभाषा भी बताते हैं, उसके पहले आप एग्जाम्पल जान लीजिए कि इसके अंतर्गत आपका अमरूद, केला, नाशपाती, अनार जैसी चीजें आती हैं। पुंज फल, इसके अंतर्गत आपका स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, शरीफा और मदार आते हैं, मदार। मदार। इसके बाद में संयुक्त फल के अंतर्गत आपका अनानास, शहतूत, बरगद और गूलर जैसे फल आते हैं। अब हम लोग सिंपल वे में सबकी परिभाषाएं पढ़ें, समझें। उसके पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और प्रश्न भी मैं बताता हूं कि किस प्रकार बनते हैं। जैसे कि अमरूद उदाहरण है सरस फल का, पुंज फल का या संयुक्त फल का, तो आपको बताना होगा सरस फल का उदाहरण है। इसी तरीके से मदार पूछा जाए तो आपको बताना होगा समूह फल के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से गूलर पूछा जाए तो आपको बताना होगा संयुक्त फल के अंतर्गत आता है। ठीक है मित्रों, एक एक चीज को अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, नहीं लिया है तो ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम लोग सरस फल या सिंपल फ्रूट की बात करते हैं। तो इसमें देखिए कि किसी पुष्प के अंडाशय से, किसी पुष्प के अंडाशय से केवल एक फल का निर्माण हो, एक फल का निर्माण हो, तो ऐसे फल को हम लोग सरस फल कहते हैं। दूसरा हम लोग एग्रीगेट फ्रूट की बात करते हैं। इसमें देखते हैं एक ही बहुअंडपी पुष्प के वियुक्ता अंडपी अंडाशय से अलग अलग फल बने, परंतु समूह के रूप में रहे, परंतु समूह के रूप में रहे, तो ऐसे फल मित्रों एग्रीगेट फ्रूट या पुंज फल या समूह फल के अंतर्गत आते हैं। इसी के बाद में हम लोग तीसरा देखते हैं कंपोजिट फ्रूट। एक ही
संपूर्ण पुष्पक्रम से से की जगह के कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। पुष्पक्रम के पुष्पों से के पुष्पों से पूर्ण फल बनता है। ठीक है, उदाहरण जो कि इसके हमने पहले ही दे दिए हैं, आपके सामने ये परिभाषाएं रही कि भैया सरस फल क्या है, दूसरा आपका पुंज फल क्या है, और तीसरा आपका संयुक्त फल क्या है, और एग्जाम्पल आपके पहले इसके दिए जा चुके हैं। तो मित्रों आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जिससे हम आगे बढ़ सकें। अब हम लोग जो मेन टॉपिक है जहां से बहुत प्रश्न आते हैं कि भैया ये बताइए कि कौन से सा फल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो एक तरफ आप लोग लिख लीजिएगा फल और एक तरफ लिखेगा आप लोग खाने योग्य भाग। सबसे पहले फल की मित्रों बात करते हैं तो पहला फल है आपका आम। पहला फल है आम, और इसमें जो मित्रों आप खाते हैं ये है मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। उसके बाद में अगर हम दूसरे की बात करें सेब, तो मित्रों सेब में आप खाते हैं पुष्पासन। पुष्पासन, ठीक है मित्रों। नाशपाती में भी, सेब और नाशपाती, इन दोनों में आप लोग जो है पुष्पासन ही खाते हैं। इसी तरीके से लीची खाया तो आप लोगों ने बहुत होगा, बहुत ही लजीज होती है, और इसका खाने योग्य भाग जो होता है वो होता है एरेल। इसी तरीके से नारियल, और नारियल में आप लोग जो खाते हैं वो है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। इसके बाद में अगर हम लोग अमरूद की बात करें, अमरूद, तो अमरूद में जो हम लोग खाते हैं वो है फल भित्ति। फल भित्ति। इसी तरीके से पपीता, पपीते में हम लोग क्या खाते हैं, तो खाते हैं मध्य फल भित्ति। इसी तरीके से मूंगफली, तो मूंगफली में हम लोग बीज पत्र एवं भ्रूणपोष खाते हैं। भ्रूणपोष ना कहिए, भ्रूण कह दीजिए। इसके बाद में काजू, ये तो मित्रों आप लोगों ने खूब खाया होगा काजू। तो काजू में तो काजू में आप लोग खाते हैं बीज पत्र। बीज पत्र, ठीक है मित्रों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। हर बार बोर्ड से हटने का कारण यही है कि आप अच्छे नोट्स बनाएं जिससे आपको पढ़ाई में बड़ी सुविधा रहे, चीज़ों को रिवाइज करने में बड़ी सुविधा हो। इसी तरीके से मित्रों बेर,
बेर में हम लोग बाह्य एवं मध्य फल भित्ति खाते हैं, बाह्य एवं मध्य फल भित्ति। इसी तरीके से अनार, अनार में रसीले बीज चोल, रसीले बीज चोल। अंगूर, अंगूर में फल भित्ति, इसी तरीके से कटहल, कटहल में आप लोग सहपत्र, परिदल एवं बीज, परिदल एवं बीज। धनिया, धनिया में पुष्पासन, पुष्पासन एवं बीज। शरीफा, शरीफा में आप लोग फल भित्ति, इसी तरीके से सिंघाड़ा, सिंघाड़ा में मित्रों बीज पत्र। नींबू, नींबू में आप लोग रसीले रोम का सेवन करते हैं, रसीले रोम। तो इसके भी कुछ हैं जिसके मित्रों आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बेल, बेल का जूस बड़ा लाभदायक होता है पेट के लिए। बेल, इसमें मध्य एवं अंतः फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। इसी प्रकार टमाटर, टमाटर में फल भित्ति एवं बीजांडसन। बीजांडसन। और अंतिम मित्रों हम लोग लिखने जा रहे हैं शहतूत। ये भी बड़ा रसीला मीठा होता है शहतूत। तो इसमें आप लोग सहपत्र, परिदल एवं बीज खाते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये था हम लोगों का फल के बारे में, जितना आप लोगों को इसके बारे में मैंने बताया है। अब हम लोग जब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ें, जिसे हम लोग प्लांट टिश्यू कहते हैं। और अंतिम 5 मिनट में, जैसे कि नियम है 10 मिनट में हम लोग जितना पढ़ेंगे उस चीज को रिवाइज करेंगे। और याद रखिएगा, आपको ये 10 मिनट का जो लास्ट का वीडियो हो, इसको बार बार 3-4 बार देखेंगे तो आपकी चीजें और बेहतर हो सकती हैं। बाकी आप लोग अपनी इच्छा से भी काम करते हैं। हमने कई स्टूडेंट्स में ये ट्राई किया हुआ है मेथड। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार में तो हर व्यक्ति को सब चीजें समझ में आ जाती हैं। आज आपका टॉपिक है प्लांट टिश्यू। ठीक, तो मित्रों प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो एक होता है विभा ज्योतिकी ऊतक।
जिसे हम लोग मेरी स्टेमेटिक मेरी स्टेमेटिक बोलते हैं। इसमें आपका एक है शीर्षस्थ विभाज्योतिकी ऊतक, दूसरा है पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक और तीसरा है अंतर्वेशी विभाज्योति ऊतक। इसे हम लोग एपिकल बोलते हैं, इसे हम लोग लैटेरल बोलते हैं और अंतर्वेशी को हम लोग इंटरकैलरी बोलते हैं। इसका मामला जड़ से जुड़ा है और ये प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ के लिए जरूरी है, खासकर लंबाई के लिए। पार्श्व की बात करें, इसके कारण जड़ तथा तना के घेरे में वृद्धि होती है, अर्थात मोटाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। विभाज्योतिकी ऊतक का जब विभाजन होता है तो आपका स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। स्थायी ऊतक जिसे हम लोग परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, तो स्थायी ऊतक में पहली चीज ये जान लीजिएगा, इसमें विभाजन नहीं होता है। विभाजन होता किस में है, विभाज्योति ऊतक में। स्थायी ऊतक भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल ऊतक और एक होता है जटिल ऊतक। ठीक, अगर हम सरल ऊतक की बात करें, इसमें भी आपको तीन देखने को मिलेंगे। एक है मृदूतक, जिसे हम लोग पैरेन्काइमा बोलते हैं। पैरेन्काइमा दूसरा है स्थूल कोण, जिसे हम लोग कोलेनकाइमा बोलते हैं। कोलेनकाइमा। और मित्रों तीसरा है आपका दृढ़ ऊतक, जिसे हम लोग स्क्लेरन काइमा बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा हमें जान लेना चाहिए। ये पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक है। पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक है। पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक है। हमारा जो मेन टॉपिक है, जिस चीज के लिए हमने इस प्लांट टिश्यू के टॉपिक को खोला है, वो है जटिल ऊतक, जहां से हमारे क्वेश्चन है। इधर से कम क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके जटिल ऊतक से हैं। तो जटिल ऊतक ही को हमको देखना है, समझना है। हम लोग आ जाते हैं जटिल ऊतक पर।
ये दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका जाइलम और एक है मित्रों आपका फ्लोएम। ये दोनों ही एक प्रकार के संवहन ऊतक हैं, संवहन ऊतक हैं। ठीक, जाइलम का वर्क देखिए, इसका कार्य क्या है, वर्क क्या है, तो जल एवं खनिज लवण को की जगह का करिए ठीक रहेगा, खनिज लवण का संवहन करना, संवहन करना। वहीं पर फ्लोएम की बात करें तो इनका वर्क क्या है, इनका वर्क है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को, बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाना, अन्य भाग तक पहुंचाना। इसके कुछ बिंदु भी हैं जिसके आपको लिख लेना चाहिए। पौधों की आयु गणना, पौधों की आयु गणना जाइलम ऊतक के, जाइलम ऊतक के वार्षिक वलयों को, वार्षिक वलयों को गिनकर की जाती है, गिनकर की जाती है। और मित्रों अब हम लास्ट में एक टर्म देखेंगे, सिंपल सा टर्म है, उसके पहले आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको इस टॉपिक पर कमांड बनी रहे। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये अक्सर एग्जाम में आता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है, तो ये पौधों के आयु निर्धारण की विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत देखी जाती है। तो मित्रों ये आज का टॉपिक था जिसमें आपको फल और पादप ऊतक के बारे में क्रमशः एक एक बिंदु आपको समझाया गया, लिखाया गया, आपके नोट्स क्या किए गए हैं, तैयार कराए गए। मित्रों कुछ लोगों की शिकायत है कि सर आप थोड़ा हंसते नहीं हैं, तो हमने कहा कि अब ऐसे जटिल टॉपिक को पढ़ाने पर हंसी कैसे आए, काश हिस्ट्री पढ़ाई जा रही होती। ठीक, कोई बात नहीं, समय आएगा तो वो भी पढ़ाया जाएगा। तो मित्रों हम लोग का जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो जो फ्रूट या फल का जो निर्माण है ये किससे होता है मित्रों, तो होता है ये अंडाशय से। किससे होता है, अंडाशय। अंडाशय यदि परिपक्व, अंडाशय में यदि परिपक्व भित्ति पाई जाती है जिसे हम लोग फल भित्ति बोलते हैं, ठीक है, तो अंडाशय में यदि परिपक्व भित्ति पाई जा रही है तो वही क्या कहलाती है, फल भित्ति। फल भित्ति मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो जा सकती है। फल भित्ति के 3 स्तर होते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। अब यहाँ पर फ्रूट्स की बात हुई, फ्रूट्स कितने प्रकार के, तो बताया गया 2 प्रकार के, या तो सत्य फल है या तो असत्य फल है। आगे की बात करते हैं। सत्य फल क्या है, तो जिन फल का निर्माण केवल अंडाशय से हो वो सत्य फल है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताया गया है आम।
वैसे असत्य फल तो अंडाशय के अलावा फल का निर्माण पुष्पासन से हो जाए, बाह्य दल पुंज से हो जाए, तो ऐसे फल क्या कहलाते हैं? असत्य फल। इसके अंतर्गत सेब और नाशपाती आते हैं। क्लियर है मित्रों? अन्य भी फल हैं, ये वो हैं जो एग्जाम में आते हैं। इसके बाद में फल के कितने भाग हैं? तो बोला गया 3 भाग हैं, सरस फल, पुंज फल और कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, सरस फल के अंतर्गत अमरूद, नाशपाती, अनार आते हैं, जबकि पुंज फल के अंतर्गत स्ट्रॉबेरी, शरीफा और मदार आते हैं। संयुक्त फल के अंतर्गत अनानास, सहतूत, बरगद और गूलर जैसे आते हैं। अन्य भी हैं, ये इतने हैं आपको बताए गए जिससे आपको सरस फल, पुंज फल और संयुक्त फल इनको समझने में थोड़ी आसानी हो। इसकी परिभाषाएं आगे देखते हैं। सिंपल फ्रूट किसे कहा गया है? कि किसी पुष्प के अंडाशय से केवल जब एक ही फल का निर्माण हो तो वो फल क्या है? सिंपल फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट क्या है? तो एक ही बहु अंडपी पुष्प के वियुक्ता अंडपी अंडाशय से अलग अलग फल बने, परंतु किसमें रहे? समूह में। तो ऐसे फल क्या कहलाते हैं? एग्रीगेट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट तो एक ही संपूर्ण पुष्पक्रम के पुष्पों से पूर्ण फल बनता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट फ्रूट। फिर फल और उसके खाने योग्य भाग, तो आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति, सेब का और नाशपाती का खाने योग्य भाग पुष्पासन, लीची का एरिल, भ्रूणपोष का नारियल का भ्रूणपोष, अमरूद का फल भित्ति, पपीता का मध्य फल भित्ति, मूंगफली का बीज पत्र एवं भ्रूण, काजू का बीज पत्र, ये सब खाने योग्य हैं या खाए जाते हैं। बेर में आप लोग क्या खाते हैं? बाह्य एवं मध्य फल भित्ति खाते हैं। अनार में रसीले बीज चोल, अंगूर में फल भित्ति, कटहल में सहपत्र परिदल एवं बीज, धनिया में पुष्पासन एवं बीज, शरीफा में फल भित्ति, सिंघाड़ा में बीज पत्र और नींबू में रसीले चोल। कटहल में गोरखपुर में हम गए थे तो वहां देखा था पका हुआ कटहल खाने का कल्चर बड़ा जबरदस्त है। उसमें तो भैया लोग बिया निकाल कर बिया भी खा जाते हैं, बड़ा मीठा रहता है, बड़ा आनंद आता है। ठीक। बेल, तो बेल में मध्य एवं अंतः फल भित्ति, और टमाटर में फल भित्ति एवं बीजांडसन, और शहतूत में सहपत्र परिदल एवं बीज, ये सब क्या किए जाते हैं मित्रों? खाए जाते हैं। अब इसके आगे प्लांट टिश्यू, तो इसमें 2 प्रकार की चीजें बताई गई हैं। एक आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को विभाज्योतिकी ऊतक बोलते हैं। विभाज्योतिकी ऊतक के विभाजन से ही स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। स्थायी ऊतक में विभाजन नहीं होता है। तो मित्रों याद रखिए, विभाज्योतिकी ऊतक में विभाजन होता है किंतु स्थायी ऊतक में नहीं होता है। विभाज्योतिकी ऊतक के विभाजन से ही स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। विभाज्योतिकी ऊतक में 3 है, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। शीर्षस्थ कहाँ पर है? जड़। इसके कारण प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होती है, खासकर प्लांट की जो लंबाई होती है उसमें वृद्धि होती है। पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक ये जड़ और तथा तने या तना के घेरे में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ठीक, जिससे उनकी मोटाई क्या होती है? बढ़ती है। फिर उसके बाद में एक आपका अंतर्वेशी है, ये भी उससे ही कनेक्टेड है। फिर स्थायी ऊतक में 2 प्रकार के ऊतक, एक सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक में एक है मृदूतक, दूसरा है स्थूल कोण, तीसरा है दृढ़ ऊतक। ठीक, जिससे में एक को हम लोग पैरेन्काइमा, दूसरे में कोलेनकाइमा, तीसरे में स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। स्क्लेरेन्काइमा जो है ये पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक है, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पढ़ा टॉपिक इसके लिए था, जटिल ऊतक के लिए। ये सारे चीजें जो खोली गई खासकर स्पेशली एक टॉपिक के लिए है, जटिल ऊतक। जटिल ऊतक, इसमें जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ही एक प्रकार के क्या है? संवहन ऊतक। जाइलम का वर्ग क्या है? जल एवं खनिज लवण का संवहन करना। वहीं फ्लोएम का वर्ग क्या है? पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाना। जाइलम पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलयों को गिनकर ही की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद में आपको एक टर्म बताया गया, डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? तो पौधों के आयु निर्धारण की विधि क्या कहलाती है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो मित्रों उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, आप लोगों ने इसको पूरा एंजॉय भी किया होगा, एग्जाम पर्पज से समझा भी होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक था।
अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आते हैं। धन्यवाद मित्रों।